हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के 4th प्रश्न पत्र यानी विज्ञान विषय के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने सभी विषयों के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करवा दिया है। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा तो उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं प्रदीप, पारदर्शक, अपारदर्शक या फिर अल्प पारदर्शक। तो फ्रेंड्स, वे पदार्थ जिन पे पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है वे अल्प पारदर्शक कहलाते हैं। ऑप्शन द बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है। इसके ऑप्शंस हैं बिंदु प्रकाश स्रोत, सूर्य, सभी प्रकाश स्रोत या फिर अल्प पारदर्शी। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकाश स्रोत की उपछाया नहीं बनती है वह बिंदु प्रकाश स्रोत होता है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है। इसके ऑप्शंस हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण या फिर चौड़ा प्रकाश स्रोत। तो फ्रेंड्स, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब खंड चंद्र ग्रहण होता है। जो ऑप्शन सा है वह बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम पूर्ण चंद्र ग्रहण की बात करें तो यह क्या होता है, जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाते हैं तो पृथ्वी की जो छाया होती है वो चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया से छुप जाता है। तो ये जो स्थिति बनती है इसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और फ्रेंड्स, जो चंद्र ग्रहण होता है यह पूर्णिमा के दिन होता है। अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो चंद्रमा की छाया से पृथ्वी पे पड़ने लगती है। इससे सूर्य का वह भाग दिखाई नहीं देता जो चंद्रमा से ढक जाता है। तो इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण कौन से दिन होता है, ये अमावस्या के दिन होता है। फ्रेंड्स, ये दोनों पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखना, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। अब फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, मंगलयान मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचा। इसके ऑप्शंस हैं 5 नवंबर 2013, 30 नवंबर 2013, 24 सितंबर 2014 या फिर 5 सितंबर 2014। तो फ्रेंड्स, जो मंगलयान है यह पृथ्वी से जो मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचा था वह 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। फ्रेंड्स, ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम मंगलयान के विषय में आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बता दें कि जो मंगलयान है इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि MOM के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, भारत विश्व का 4th ऐसा देश बना है जो मंगल ग्रह पर पहुंचा और केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसने यह कार्य एक बार में ही सफलतापूर्वक किया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा मंगल पर भेजा गया सबसे सस्ता मिशन है जो भारत ने मंगल ग्रह पर भेजा था और इसी के साथ भारत एशिया का ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका है जिसने मंगल ग्रह पर अपने मंगलयान को भेजा था। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। इसके ऑप्शंस हैं आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर या फिर सतीश धवन। तो भारत के जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे वह राकेश शर्मा थे। ये अंतरिक्ष में 2 अप्रैल 1984 में गए थे। और फ्रेंड्स, ये पंजाब के पटियाला शहर के रहने वाले हैं और इनके अंतरिक्ष में जाने के लिए इनको अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था। अब अगला प्रश्न है, नासा का मुख्यालय स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश में, बेंगलुरु में, यूरोपीय संघ में या फिर वॉशिंगटन DC में। तो फ्रेंड्स, नासा का जो मुख्यालय है वह वॉशिंगटन DC में है। नासा एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में हुई थी। और फ्रेंड्स, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम इसरो है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न है, मृदा का लाल रंग उपस्थिति के कारण होता है। इसके ऑप्शन है यूरिया,
कैल्शियम क्लोराइड, आयरन ऑक्साइड या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो मृदा का लाल रंग होता है वह आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। जो लाल मिट्टी होती है उसमें लोहा, एल्यूमिनियम तथा चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। और फ्रेंड्स जो लाल मिट्टी होती है यह गेहूँ, कपास और दाल की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में आलू अधिक अच्छा होता है? इसके ऑप्शंस हैं चिकनी मिट्टी में, गाद मिट्टी में, बलुई मिट्टी में या फिर दोमट मिट्टी में। तो फ्रेंड्स जो आलू के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है वह बलुई मिट्टी मानी जाती है। और फ्रेंड्स आलू की फसल के लिए भूमि में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी आलू की अच्छी फसल होती है। जल भराव के कारण आलू में ग्रोथ नहीं हो पाती है, इसलिए अच्छी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है? इसके ऑप्शंस हैं कम, अधिक, नहीं या फिर समान रूप से। तो फ्रेंड्स जो वृक्षारोपण के कारण भूमि का कटाव यानी जिसको हम भूमि अपरदन के नाम से भी जानते हैं वह बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए जो ऑप्शन सा होगा नहीं, यह बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स अगर हम भूमि का कटाव या फिर भूमि अपरदन की बात करें तो यह क्या होता है, जब भूमि की ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है तो इसी को भूमि का कटाव या फिर मृदा अपरदन कहते हैं। इसमें जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो बहकर आगे चली जाती है, जिससे जो भूमि होती है वो बंजर हो जाती है। अब फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है? इसके ऑप्शंस हैं 60 से 80% तक, 50 से 60% तक, 60% से कम या फिर 60% से अधिक। तो फ्रेंड्स जो बलुई दोमट मिट्टी होती है उसमें जो रेत की मात्रा होती है वो 60 से 80% के बीच में होती है। जो ऑप्शन आ है वह बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, नियमित खाद के प्रयोग से होती है? इसके ऑप्शंस हैं उपज की वृद्धि, मिट्टी की वृद्धि, पानी की वृद्धि या इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स नियमित खाद के प्रयोग करने से उपज की वृद्धि होती है। जो ऑप्शन आ है वह बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स खाद से मिट्टी की जो भौतिक दशा होती है वो सुधरती है, जो कि पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं गोबर से, कूड़ा कचरे से या फिर आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो कंपोस्ट खाद होती है वो गोबर और कूड़े कचरे इन दोनों से ही बनाई जाती है, इसलिए जो ऑप्शन आ होगा, ऑप्शन सा होगा, वह बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स कंपोस्ट खाद को बनाने के लिए एक गड्ढे को खोद लेते हैं और गड्ढे में गोबर और कूड़ा कचरा डाल के गड्ढे को भर देते हैं। जब ये गलने लग जाता है तो कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स ये बहुत इजी होता है और इससे फसल काफ़ी अच्छी होती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं? इसके ऑप्शंस हैं अतिशीघ्र गति से, धीमी गति से, बढ़ते ही नहीं है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन उर्वरक के पौधे जो होते हैं वो अति शीघ्र गति से बढ़ते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग करने से क्या हो जाता है, भूमि बंजर हो जाती है और इससे क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है और भूजल प्रदूषण को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए हमें नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग कम करना चाहिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है? इसके ऑप्शंस हैं रोगाणु प्रतिरोध में, कीड़े मकोड़ों में, इल्लियों में या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कीटनाशक दवाओं से रोगाणु प्रतिरोध में वृद्धि होती है, यानी कि कीटों से पौधों में जो रोग फैलता है उससे बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, कीटनाशक होते हैं अनुपयुक्त, विषयुक्त, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स जो कीटनाशक होते हैं ये विषयुक्त होते हैं, यानी कि ये जहरीले होते हैं जो कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण को बढ़ाते हैं। इनका प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल होती है? इसके ऑप्शंस हैं गेहूँ, मटर, चना या फिर धान। तो फ्रेंड्स जो धान होता है यह खरीफ की फसल होती है, बाकी ये जो गेहूँ, मटर और चना है ये तीनों ही रबी की फसल हैं। खरीफ की फसलों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हैरो खेत से निकलने के काम आता है? इसके
इसके ऑप्शंस हैं खरपतवार, मिट्टी, पानी या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स हैरो से क्या होता है, इससे खेत में जो खरपतवार उत्पन्न हो जाती है उसको निकालने के ये काम आता है। और फ्रेंड्स जो बारिश पड़ती है, बारिश की वजह से खेतों में जो पपड़ी बन जाती है उसको तोड़ने का काम भी हैरो करता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, डिलबर से बुवाई नहीं होती। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस हैं गेहूं की, चने की, धान की या फिर बाजरे की। तो फ्रेंड्स डिबलर से धान की बुवाई नहीं होती। डिबलर का प्रयोग केवल रबी की फसलों के बीजों को बोने के लिए किया जाता है। डिबलर एक लकड़ी का और लोहे का बना हुआ एक यंत्र होता है जिसका प्रयोग हम रबी की फसल जो होती हैं उनके बीजों को बोने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है। तो फ्रेंड जो सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है वह अपलावन या प्रवाह विधि है। इसमें ट्यूबवेल या किसी पाइप से पानी को चला के खेतों में छोड़ दिया जाता है, यह प्रवाह विधि होती है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है। तो फ्रेंड्स जो बल का एसआई मात्रक है वह न्यूटन होता है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है। तो फ्रेंड्स एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक जूल होता है। तो फ्रेंड्स जो एक जूल होता है वो एक न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने के लिए जो कार्य होता है उसके बराबर होता है। यानी कि एक जूल किसके बराबर होगा, न्यूटन इंटू मीटर के। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो फ्रेंड्स वस्तु में गति के कारण जो कार्य होता है वह गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अगला है, यांत्रिक लाभ होता है। तो फ्रेंड्स किसी मैकेनिज्म द्वारा उत्पन्न बल तथा उस पर लगाए गए बल के अनुपात को ही हम यांत्रिक लाभ कहते हैं, यानी कि W/F। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, चिमटा उदाहरण है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का या फिर तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का या फिर मशीन का। तो फ्रेंड्स जो चिमटा होता है वह तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण होता है। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है, कोशिका का भाग होता है। इसके ऑप्शंस हैं संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, केंद्रक या फिर प्रोटोप्लाज्म। तो फ्रेंड्स जो कोशिका का भाग होता है वह केंद्रक होता है। केंद्रक कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि कोशिका के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है। फ्रेंड्स केंद्रक को ही कोशिका का जीवन भी कहा जाता है और केंद्रक के द्वारा ही कोशिका में वृद्धि और जनन होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण पिंड है। इसके ऑप्शंस हैं कोशिका भित्ति, रसधानी, जीव द्रव्य या फिर केंद्रक। तो फ्रेंड्स जो कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है वह केंद्रक होता है। ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके ऑप्शंस हैं कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स हमने अभी आपको बताया था कि जो केंद्रक होता है वह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि कोशिका के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है। केंद्रक के द्वारा ही कोशिका वृद्धि और जनन का कार्य करती है और केंद्रक को ही कोशिका का जीवन कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, जीवन का मूल आधार है। इसके ऑप्शंस हैं प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य या फिर सेंट्रोसोम। तो फ्रेंड्स जीवन का मूल आधार जीव द्रव्य को कहा जाता है और फ्रेंड्स जीव द्रव्य को ही इंग्लिश में हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसके लिए जो ऑप्शन आ और सा है यह दोनों ही बिल्कुल सही होंगे। जीवन का मूल आधार जीव द्रव्य होता है और जीव द्रव्य को ही हम इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। तो फ्रेंड्स मानव के शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं, परंतु अगर हम शिशु की बात करें तो एक जो शिशु होता है उसके शरीर में कुल 300 हड्डियां पाई जाती हैं, जो बाद में जुड़ने के बाद कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं जो जुड़ जाती हैं
और जुड़ के टोटल लास्ट में जब एक प्रौढ़ मनुष्य होता है उसके शरीर में 206 हड्डियाँ ही बचती हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है श्वसन अंग है, तो इसके ऑप्शंस हैं हृदय, ग्रीवा, फेफड़े या फिर सुषुम्ना। तो फ्रेंड्स, जो श्वसन अंग कौन से होते हैं? वे अंग जिनके द्वारा सजीवों तथा वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है, उन्हीं को हम श्वसन अंग कहते हैं। और हमारा श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़े। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है कंकाल तंत्र के कार्य हैं। इसके ऑप्शंस हैं शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, श्वसन में सहयोग प्रदान करना, रक्त कणिकाओं का निर्माण करना या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स, ये सभी कार्य कंकाल तंत्र के ही होते हैं। ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है छेदक दांतों में जड़ होती है। तो इसके ऑप्शंस हैं केवल 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो छेदक दांत होते हैं उनमें जो जड़ होती हैं वो केवल 2 होती हैं। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो दांतों के ऊपर जो आवरण होता है उसको हम इनामिल कहते हैं। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन होती है वो विटामिन ए और विटामिन डी होती है। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है दांतों का कार्य है। तो फ्रेंड्स, दांतों का कार्य भोजन को चबाना, भोजन को फाड़ना और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होता है। इसलिए जो ऑप्शन दा होगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है दांत के बाह्य भाग हैं। तो फ्रेंड्स, जो दांत का बाह्य भाग होता है वह मूल, दंत, ग्रीवा और दंत शिखर होता है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो फ्रेंड्स, इन सभी में से जो अमाशय में पाया जाता है वह पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। जो ऑप्शन सा है वह बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, पेप्सिन एंजाइम क्या होता है? इसका कार्य प्रोटीन का पाचन करना होता है। और इसके अलावा भी अमाशय में और भी एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि रेनिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम। अमाशय में कुल 4 एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है अग्नाशय में पाए जाने वाला किण्व है। किण्व यानी कि हार्मोन है। कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय रस में पाया जाता है? किण्व माने हार्मोन होता है। अब हम इसके जो ऑप्शंस हैं वो है टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन या फिर माइल्स। तो फ्रेंड्स, जो अग्नाशय रस में पाया जाता है वह एमाइलॉप्सिन पाया जाता है। जो 4th ऑप्शन है ये माइल्स है। माइल्स नहीं, एमाइलॉप्सिन होना चाहिए था। ऑप्शन दा बिल्कुल सही होता। अब हमारा अगला प्रश्न है अमाशय की ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। इसके ऑप्शंस हैं गैस्ट्रिन, इंसुलिन, डेंटोजेनिक या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो गैस्ट्रिन होता है यह अमाशय ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है। तो फ्रेंड्स, जो शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है वह इंसुलिन है। फ्रेंड्स, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। हमारा अमाशय कार्बोहाइड्रेट्स को रक्त शर्करा में परिवर्तित कर देता है और इंसुलिन के माध्यम से यह रक्त शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। इसके ऑप्शंस हैं पैराथोमोन, डाइबेटोजेनिक, रेनिन या फिर पेप्सिन। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो ऑप्शन आ होगा पैराथोमोन, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है जल में घुलनशील है, यानी जल में कौन सी विटामिन है जो घुलनशील है? तो फ्रेंड्स, विटामिन बी और सी ये दोनों ही विटामिन जल में घुलनशील होती हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के ये चारों विटामिन जो होती हैं वो वसा यानी कि फैट में घुलनशील होती हैं। और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी यानी ऑप्शन बा और सा ये दोनों ही सही हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है फॉस्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस ये दोनों ही बहुत आवश्यक हैं।
तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।